हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी वेलकम माय पेपर वन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर वन की यहां पर क्लास कर रहे हैं और आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान की विधियां। इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे यहां पर। सो गाइस, आपको क्या करना है, देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाना है आप सभी को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा और आप यहां पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं, आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सो गाइस, आप क्लास को यहां पर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और देखिए इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ठीक है। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान की विधियां, मेथड्स ऑफ रिसर्च। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। यहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग फॉर्म में हर बार क्वेश्चन यहां से आता है। मेथड्स ऑफ रिसर्च से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो गाइस, देखिए अनुसंधान की विधियां, तो देखिए अनेक विद्वानों ने जो अनुसंधान की विधियों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, यानी कि वर्गीकरण किया है, वर्गीकरण किया है अनेक विद्वानों ने। देखिए अनुसंधान की विधियों को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब देखिए किसी ने क्या किया है, किसी ने क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण करते हुए, यानी कि किसी ने क्षेत्र के अनुसार वर्गीकृत किया है, किसी ने शिक्षा से संबंधित वर्गीकृत किया है, किसी ने मनोविज्ञान से संबंधित वर्गीकृत किया है और किसी विद्वान ने इतिहास से संबंधित क्या किया है, वर्गीकृत किया है, यानी कि इतिहास से संबंधित अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया है, वर्गीकरण किया है। और किसी ने क्या किया है, उद्देश्य तथा आंकड़े प्राप्त करने की विधि के आधार पर क्या किया है, वर्गीकरण किया है। यानी कि बहुत सारे विद्वानों ने अनुसंधान का जो मेथड्स है, यानी कि रिसर्च मेथड्स है, उसको अनेक प्रकार से क्या किया है, वर्गीकृत किया है, वर्गीकरण किया है। तो देखिए मुख्यतः तीन प्रकार से रिसर्च में, मुख्यतः शोध में, मुख्यतः तीन प्रकार से अनुसंधान को वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है ऐतिहासिक, उसके बाद है वर्णनात्मक और उसके बाद है प्रयोगात्मक। देखिए जो ऐतिहासिक शोध होता है, यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध किससे होता है, भूत से होता है। किससे होता है, भूत से। भूत से क्या किया जाता है, भविष्य को समझने के लिए भूत का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, भूत का विश्लेषण करके भविष्य को समझा जाता है, ठीक है। इसी को ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है। अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, ऐतिहासिक अनुसंधान कहा जाता है, यानी कि भूत का विश्लेषण करके भविष्य को समझने के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। अब है वर्णनात्मक अनुसंधान, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है, इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। इसका संबंध क्या होता है, वर्तमान से, इसका संबंध वर्तमान से होता है। वर्तमान में कहीं पर कोई घटना घटित होती है, उसको हम किसी को बता रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, विस्तार से समझा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वर्णनात्मक अनुसंधान हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब यह है, कहीं पर कोई घटना घटित होती है तो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, इसका विस्तार से वर्णन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी कि वर्णनात्मक अनुसंधान में करते हैं। अब देखिए तीसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान। क्या है, प्रयोगात्मक अनुसंधान। प्रयोगात्मक अनुसंधान में इसको कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो देखिए जो प्रयोगात्मक अनुसंधान होता है, इसमें दो से अधिक तत्वों में, दो या दो से अधिक तत्वों के संबंध की व्याख्या की जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है वैज्ञानिक रूप से, यानी कि साइंटिफिक रूप से, ठीक है।
जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, प्रयोगात्मक रिसर्च होता है, अनुसंधान होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों का संबंध की व्याख्या करना होता है। इतना समझ आ गया ना? अब देखिए अनुसंधान का उद्देश्य क्या क्या होता है। अनुसंधान का उद्देश्य क्या क्या होता है? सबसे पहले है वर्णन करना, किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी विषय का वर्णन करना क्या है? अनुसंधान का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। और वर्णन करने के साथ साथ तुलना करना और मूल्यांकन हो सकता है, मूल्यांकन करना भी होता है। ठीक है। अब देखिए यदि यह भूतकाल से संबंधित है, किससे संबंधित है? भूतकाल से संबंधित है, तो क्या होगा? ऐतिहासिक होगा। क्या होगा? ऐतिहासिक अनुसंधान होगा। और यदि वर्तमान से संबंधित है, यदि वर्तमान से संबंधित है, वर्तमान से संबंधित है तो क्या होगा? वर्णनात्मक शोध होगा। क्या होगा? वर्णनात्मक अनुसंधान होगा। और यदि भविष्य से संबंधित है, ठीक है, भविष्य से संबंधित है तो क्या होगा? भविष्य से संबंधित है तो क्या होगा? प्रयोगात्मक अनुसंधान होगा। क्या होगा? प्रयोगात्मक अनुसंधान होगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। इतना आपको समझ आ गया ना अच्छे से? अब देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान क्या है। सबसे पहली बात, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है? तो देखिए जॉन डब्ल्यू के अनुसार, किसके अनुसार? जॉन डब्ल्यू के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। कहने का मतलब यह है कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध है किससे होता है? ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है, साइंटिफिक एनालिसिस से होता है। ठीक है। अब देखिए इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सूक्ष्म पैदा करती है, नए सूक्ष्म पैदा करती है। यानी कि जो इसके विभिन्न भूत पद होते हैं, इसके जो ऐतिहासिक अनुसंधान के विभिन्न जो पद होते हैं, जो क्या है? भूत से संबंधित होते हैं, वो क्या करते हैं? एक नई सूक्ष्म पैदा करते हैं, जिसका संबंध क्या होता है? वर्तमान और भविष्य से होता है। यानी ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध किससे होता है? वर्तमान और भविष्य से होता है। ठीक है, इतना समझ आ गया ना आपको? अब देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य क्या हैं। गाइस सबसे पहली बात, यदि आपको इसी तरह से पेपर 1 की क्लास ज्वाइन करनी है, पेपर 1 की क्लास करनी है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, थ्योरी क्लास आप सभी को ज्वाइन करना है, तो आपको क्या करना है? देखिए इस प्लेटफॉर्म पर, इस यूट्यूब चैनल पे आपको आना है और देखिए प्लेलिस्ट पर सर्च करना है। ये हमारा ऑफिशियल अकाउंट है। तो प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको क्या करना है? देखिए प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको देखिए यहां पर देखिए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1, यहां पर देखिए इस प्लेलिस्ट पर आपको विजिट करना है। यदि आपने यहां पर इस प्लेलिस्ट की सारी क्लासेस को देख लिया तो देखिए आपको कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट यहां पर कंप्लीट क्लियर कर लिए गए हैं। अभी आपका 4 यूनिट कंप्लीट हो गया है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी कंप्लीट हो गया है। बहुत जल्दी हम पीडी स्टार्ट कर रहे हैं, पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, हायर एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट पूरा देखिएगा। यदि आपने ये देख लिया तो आपको कहीं पर कोई भी समस्या नहीं होगी और कुछ भी, मुझे लगता है कि कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप यहां पर यूजीसी नेट जीआरएफ ज्योग्राफी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और गाइस देखिए माय पेपर 1 सीरीज को आप जरूर देखिएगा। देखिए यहां पर उन टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाता है, उन टॉपिक पर कंप्लीट क्लास लेकर लाया जाता है। जो जिस टॉपिक से देखिए 5 से 10 साल तक पेपर 1 में जहां से जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन टॉपिक को यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया जाता है, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की कंप्लीट यानी कि पूरी संभावना है। तो माय पेपर 1 सीरीज और माय ज्योग्राफी सीरीज को आप जरूर देखिएगा। और जो आपके डाउट सेशन होते हैं वो डाउट सेशन भी माय पेपर 1 सीरीज, माय ज्योग्राफी सीरीज में डिस्कस कर लिया जाता है। सो गाइस सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। टेलीग्राम कहां से ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। सो गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए अब है ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य क्या क्या हैं। क्या ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले जो ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य क्या है? भूत के आधार पर वर्तमान को समझना। क्या है? भूत के आधार पर, भूत में जो हुआ था उसके आधार में वर्तमान को समझना और भविष्य के लिए सतर्क रहना। क्या है? भविष्य के लिए सतर्क रहना कि भविष्य में यदि भूत में कोई गलती हमसे हुई है तो हम उस गलती को वर्तमान में ना करें और भविष्य में अपने जो बच्चे हैं उनको हम इस सलाह दें कि भविष्य में ऐसी गलती मत करना, है ना। अब दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देने और नीति निर्धारण में सहायता करना। कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है और जो सामाजिक विज्ञान है उनमें चिंतन करके नई दिशा देना और नीति निर्धारण करना। तीसरा देखिए ऑब्जेक्टिव है, तीसरा जो उद्देश्य है वैज्ञानिकों की भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति और भूत वर्तमान तथा भविष्य का संबंध स्थापन। कहने का मतलब यह है कि साइंटिफिक आधार पे, वैज्ञानिक आधार पे भूतकालीन जो तथ्य है यानी कि इतिहास में जो तथ्य है उनके प्रति जिज्ञासा की तृप्ति करना। यानी कि जो भूत में, इतिहास में, भूत में कोई कहीं पर कोई तथ्य हमें मिलता है, क्यों मिला है, किस कारण से मिला है, उन सभी सवालों का हमें जवाब ढूंढना होता है। यानी कि हमारे अंदर क्या होती है? जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा को तृप्त करना यानी कि उन सारे सवालों का जवाब ढूंढना और उससे क्या होगा? भूत वर्तमान भविष्य का संबंध को स्थापित करना। यानी कि इतिहास में कहीं पर हमें कोई शिला मिलती है, कहीं पर कुछ भी हमें कोई भी फैक्ट मिलता है, यानी कोई शिला मिलती है, कोई दीवार मिलती है, इतिहास में किसी राजा महाराजा ने रखी थी वो दीवार, उससे क्या होगा? उस दीवार से हम वर्तमान को समझेंगे और भविष्य में हम क्या करेंगे? कोई लेख या आर्टिकल लिखेंगे जिससे भविष्य में समझने में, भविष्य में जो बच्चे होंगे उनको समझने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे? वहां पे संबंध को स्थापित करेंगे, भूत वर्तमान का संबंध स्थापित करेंगे और भविष्य के लिए भी हम संबंध स्थापित करेंगे। समझ गए ना। अब देखिए, किसी विशेष व्यवसायिक कार्यकर्ताओं के लिए पूर्व अनुभव के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करने में सहायता करना। कहने का मतलब यह है किसी विशेष क्षेत्र में, जैसे कि व्यवसायिक का क्षेत्र हो गया, आपका उद्योग धंधा हो गया, वहां पर जो व्यवसाय करते हैं, जो कार्य करता है, उनके लिए पूर्व अनुभव के आधार पर भावी कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित करना। यानी कोई हमने रूपरेखा कर दी, कोई कार्यक्रम करना है, उसकी रूपरेखा निर्धारित करने में सहायता करना है। ठीक है, समझ गए ना ऑब्जेक्टिव। किन परिस्थितियों में, देखिए किन परिस्थितियों में, किन कारणों से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया है, यह समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके साथ किन परिस्थितियों में, किन कारणों से आपके जो आपसी सगे संबंधी है, भाई बंधु हैं, वो आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आपके जब आप समस्या में हैं, किसी मुसीबत में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। उसका प्रभाव आप पर कितना पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पर कितना पड़ता है, समाज पर कितना पड़ता है और व्यक्ति विशेष पर कितना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, वर्तमान में सिद्धांत तथा क्रियाएं। ठीक है, वर्तमान में सिद्धांत तथा क्रियाएं व्यवहार में है, किसमें है? व्यवहार में है। उसका उद्भव एवं विकास किन परिस्थितियों का विश्लेषण है। कहने का मतलब यह है कि वर्तमान में सिद्धांत क्रियाएं, यानी कि जो सिद्धांत होते हैं उनमें क्या, किस तरह की एक्टिविटी होती है, क्या क्रियाएं आप वर्तमान में कर रहे हैं, किस तरह का आप व्यवहार कर रहे हैं, उसका उद्भव विकास किन परिस्थितियों में, किन परिस्थितियों का विश्लेषण है। यानी कि आपका जो विकास हुआ है किन परिस्थितियों का विश्लेषण है, किन किन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, किस प्रकार से बाद में आप क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। ठीक है, समझ गए ना इतना। अब देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व, क्या क्या महत्व है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। गाइज अभी तक जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्व, तो शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसंधान समाज एवं विद्यालय के संबंधों की व्याख्या करता है। क्या करता है? शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसंधान और जो समाज और विद्यालय के संबंधों की क्या करता है? व्याख्या करता है। उसके बाद क्या करता है? मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में इसके कारणों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। क्या करता है? विश्लेषण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, इतना आप समझ गए ना। ऐतिहासिक अनुसंधान क्या होता है? भूतकालीन त्रुटियों
से परिचित कराकर भविष्य के प्रति सतर्क करता है। जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है, हिस्टोरिकल जो रिसर्च होता है, वो क्या करता है, यानी कि भूतकाल में कोई त्रुटि हुई है उससे परिचित कराकर भविष्य के लिए सतर्क करता है कि भविष्य में फिर से आप उस तरह की गलती ना करें। ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा तथा मनोविज्ञान के लिए क्या है, वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। यानी कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान है वो शिक्षा तथा मनोविज्ञान के लिए वैज्ञानिक आधार क्या करता है, प्रस्तुत करता है, प्रेजेंटेशन यानी कि प्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांत एवं क्रिया पक्ष की आलोचना और व्याख्या करता है। क्या करता है, आलोचना और व्याख्या करते हुए उनके वर्तमान स्वरूप की ऐतिहासिक विकासात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है। कहने का मतलब यह है कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान है शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में सिद्धांत एवं क्रिया पक्ष की आलोचना एवं व्याख्या करते हुए उनके वर्तमान स्वरूप की ऐतिहासिक एवं विकासात्मक स्थिति को स्पष्ट करता है। अब देखिए, ऐतिहासिक अनुसंधान वर्तमान में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल ढूंढने में क्या करता है, सहायक होता है। यानी कि जो ऐतिहासिक अनुसंधान होता है वर्तमान में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल ढूंढने में सहायक होता है। और ऐतिहासिक अनुसंधान अंधविश्वासों एवं भ्रमों का निवारण करता है। यानी कि इतिहास में कोई बात हुई है और अभी किसी बात को लेकर अंधविश्वास बनाया जा रहा है, बहुत जगह ऐसा होता है, देखने को मिलता है। तो ऐतिहासिक अनुसंधान क्या करता है, अंधविश्वासों भ्रमों का क्या करता है, निवारण करता है, यानी कि निदान करता है। यह शिक्षा शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिक तथा शोध कार्यों में लगे अन्य व्यक्तियों के प्रति क्या करता है, सम्मान प्रकट करता है। यानी कि जो टीचर्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, शोध कार्य में लगे हुए जो व्यक्ति है उनके प्रति क्या करता है, सम्मान प्रकट करता है ऐतिहासिक शोध यानी कि हिस्टोरिकल रिसर्च। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्लास को जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए। जो पहली बार यहां पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब है ऐतिहासिक अनुसंधान के पद। क्या है, ऐतिहासिक अनुसंधान के पद। तो तीन मुख्यतः हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के पद। सबसे पहले है आंकड़ों का संग्रह करना, यानी कि डेटा को कलेक्शन करना। देखो, हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है, यानी कि कहीं पर हमें कहीं पर कोई हिस्टोरिकल रिसर्च करना होता है, कहीं पर कोई शिला मिलती है, कोई दीवार मिलती है, कोई पुरानी देखिए ऐतिहासिक कोई नदी मिलती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करते हैं। कब था, क्या था, किस तरह से था, कैसे आया, ये सारी चीजें किसने बनाया, क्यों बनाया, किस कारण से बनाया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये हम सारी चीजें इकट्ठा करते हैं, यानी कि डेटा कलेक्ट करते हैं, डाटा का संग्रह करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डाटा का, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, डाटा का हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। जो हमें आंकड़े मिलते हैं उनका हम विश्लेषण करते हैं और विश्लेषण के आधार पर देखिए, उपयुक्त के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण एवं रिपोर्ट करते हैं। विश्लेषण के आधार पर ही हम क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। समझ गए ना इतना। अब देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र। ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र क्या क्या है, तो गाइस देखिए यहां से हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। ऐतिहासिक हो गया, अब हम वर्णनात्मक पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल को पढ़ेंगे। डिटेल में सारा कुछ हम यहां पर पढ़ेंगे। तो गाइस देखिए ऐतिहासिक अनुसंधान का क्षेत्र, बड़े शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों के विचार, ये बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है कि जो बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री हैं, उन मनोवैज्ञानिक है, उनके विचार, ठीक है, उनके विचार जानना बहुत जरूरी है। हमसे पहले जो टीचर्स थे, जो रिसर्च स्कॉलर थे, जो डॉक्टर थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने शोध किया है ऐतिहासिक शोध पर, उनके विचार जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए संस्थाओं एवं प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए कार्य, यानी कि संस्थाओं में, बड़े बड़े संस्थानों में, बड़ी बड़ी जो लैब है, प्रयोगशाला है, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, यानी कि जो कार्य किए गए हैं ऐतिहासिक शोध में, वो जानना भी बहुत जरूरी है। विभिन्न कालों में देखिए, विभिन्न कालों में शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति।
विभिन्न कालों में जितने भी अभी तक काल थे उन सभी कालों में जो शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक विचारों के विकास की स्थिति को जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहले गुरुकुल शिक्षा चलती थी, फिर देखिए पाठशाला शिक्षा हुई, आज देखिए बड़े बड़े कॉलेज हैं, तो इन सब के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। एक विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव, उसके स्रोत, यानी आपके आसपास किसी विशेष प्रकार की विचारधारा का प्रभाव पड़ा है तो उसके स्रोत क्या हैं, किस तरह से उस विचारधारा का प्रभाव पड़ा है, कैसी वो विचारधारा आपके आसपास आई, ये जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए शिक्षा के लिए संवैधानिक व्यवस्था, शिक्षा के लिए क्या संवैधानिक व्यवस्था की गई है ये जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। और पुस्तक सूची की तैयारी आदि, यानी कि पुस्तक सूची को तैयार करना, ठीक है, ये इनको जानना बहुत जरूरी था। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब हम पढ़ेंगे वर्णनात्मक अनुसंधान, क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान में क्या होता है, सबसे पहले वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है, किसे कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसे कहते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो देखिए वर्णन एवं विश्लेषण, ठीक है, दो शब्द याद रखेगा, वर्णन और क्या है, विश्लेषण। वर्णन करना और विश्लेषण करना क्या है, वर्णनात्मक है, ठीक है। अब देखिए वर्णन एवं विश्लेषण करता है, वर्णनात्मक अनुसंधान क्या करता है, वर्णन करता है और क्या करता है, विश्लेषण करता है। अब कैसे करता है, देखिए कहीं पर कोई घटना घटित होती है, अब आप किसी को अपने घर में, अपने फैमिली को बता रहे हैं, अपने परिवार में किसी मम्मी पापा को बता रहे हैं कि वहां पर कोई घटना घटित हुई थी और क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, तो मुझे लगता है कि इस कारण से हुआ था। ये क्या कर लिया आपने, विश्लेषण कर लिया, ठीक है। परिस्थितियां अथवा संबंध को वास्तव में वर्तमान और अभ्यास को चालू है, कहने का मतलब यह है क्या परिस्थितियां थी, क्या संबंध था वास्तव में, वर्तमान में, और अभ्यास जो चालू है, अभ्यास जो चालू है। विश्वास, विचारधारा अथवा अभिवृत्ति जो पाई जा रही है, प्रक्रिया जो चल रही है, अनुभव जो प्राप्त किया जा रहा है, अथवा नई दिशाएं जो विकसित हो रही है, उन्हीं से इसका संबंध है। सबसे पहले वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध किससे होता है, वर्तमान से होता है, इस बात को याद रखेगा, वर्तमान से होता है। और किससे होता है, विश्वास से होता है, विचारधारा से होता है, जो विकसित हो रहा है, नई दिशा में जो विकसित हो रहा है, उससे क्या है, वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपको समझ आ रहा है ना वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो वर्णनात्मक अनुसंधान क्या होता है, वर्णन करना और विश्लेषण करना ही वर्णनात्मक अनुसंधान है। अब देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध किससे होता है, वर्तमान से होता है, विचारधारा से होता है, विश्वास से होता है और विकसित हो रहा है जो, उससे वर्णनात्मक अनुसंधान का संबंध है। समझ गए ना इतना। अब देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्य, यानी कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के क्या ऑब्जेक्टिव है, वर्णनात्मक अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं। तो देखिए भावी अनुसंधान के प्राथमिक अध्ययन में सहायता करना, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पे रिसर्च को, प्राइमरी लेवल पे उसको समझना, उसकी सहायता करना, उसका अध्ययन करना, क्या उसका अध्ययन करना, स्टडी करना, उसको अच्छे से समझना, जिससे अनुसंधान को अधिक नियंत्रित एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके, जिससे जो आपका रिसर्च है, आपका जो अनुसंधान है, वो आपके नियंत्रित में रहे और जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसका उद्देश्य है, वो क्या हो, एक अच्छा हो, यानी कि वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। उसका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य होना बहुत महत्वपूर्ण है और एक अच्छा उद्देश्य होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना और शैक्षिक नियोजन में सहायता करना, कहने का मतलब यह है कि जो साइंटिफिक तरीके से, साइकोलॉजी के आधार पे जो परिचय प्राप्त करना, मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से परिचय प्राप्त करना और शैक्षिक नियोजन में, यानी कि शैक्षिक नियोजन में सहायता करना। वर्तमान स्थिति का स्पष्टीकरण करना, वर्तमान में क्या स्थिति है, किस तरह की स्थिति है, और भावी नियोजन, यानी कि आगे के लिए प्लान बनाना, आगे के लिए आपकी किस तरह की प्लानिंग है,
तथा परिवर्तन में सहायता करना, जो उसमें परिवर्तन हो रहे हैं उसमें सहायता करना। मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त करना, मानव व्यवहार में जो विभिन्न पक्ष हैं उनकी जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अब देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसके अंतर्गत स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य करते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हैं कि वर्णनात्मक अनुसंधान में स्पष्ट परिभाषित समस्या पर कार्य किया जाता है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरा देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान विशेष, सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है वो सरल भी हो सकता है और बहुत ज्यादा कठिन भी हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। तीसरा देखिए इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्रॉस सेक्शनल है। क्या है यह स्पष्ट करता है, यह क्या है, क्यों है, किस कारण से हुआ है, इसको स्पष्ट करता है वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है, और देखिए इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते हैं, अपितु समस्या के समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत किसी वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते हैं, अपितु समस्या के समाधान हेतु उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत एक ही समय में अधिकांश मनुष्य के विषय में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत एक समय में अधिकांश मनुष्यों के विषय में, यानी कि जो बहुत सारे लोग हैं, ग्रुप में कोई लोग हैं, बहुत सारे ग्रुप में स्टूडेंट्स हैं, उनके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनके डेटा कलेक्ट करना है। देखिए उन सभी विषयों में आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, एक समय में, इसके अंतर्गत एक समय में अधिकांश लोगों के विषय में मतलब डेटा को, यानी कि आंकड़े को कलेक्ट किया जाता है। अब देखिए वर्णन शाब्दिक भी हो सकता है। जो वर्णन होता है वो क्या हो सकता है, शाब्दिक भी हो सकता है, और इसे गणितीय सूत्रों द्वारा भी व्यक्त करते हैं। क्या होता है, इसे क्या करते हैं, गणितीय सूत्रों के द्वारा, यानी कि जो मैथ्स के जो सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, उनके द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है। इसके लिए विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन आवश्यक है, यानी कि हाइपोथेसिस कंप्लीट करके, हाइपोथेसिस करके, विशिष्ट रूप से हाइपोथेसिस करके नियोजन करना यानी प्लानिंग करना भी अति आवश्यक है। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान गुणात्मक तथा संख्यात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। जो वर्णनात्मक अनुसंधान होता है, जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, उसमें गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी, दोनों प्रकार का होता है। देखो मात्रात्मक, संख्यात्मक को क्या कहा जाता है, मात्रात्मक कहा जाता है, यानी कि क्वांटिटेटिव यानी और क्वालिटिव। ठीक है, दोनों वर्ड्स याद रखिएगा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटिव। ठीक है, तो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में गुणात्मक भी होता है, मात्रात्मक भी होता है, जिसे संख्यात्मक कहा जाता है, दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें देखिए आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में सावधानी रखते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो आंकड़ों की व्याख्या की जाती है और जो विश्लेषण किया जाता है उसमें सावधानी बरतनी होती है, सावधानी रखी जाती है। इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। क्या होता है, इसका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, और इसका संबंध क्या है, इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर संपूर्ण जनसंख्या अथवा उसके न्याय दर से होता है। इसका संबंध क्या होता है, किसी व्यक्ति विशेष से न होकर, इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर संपूर्ण जनसंख्या, जो कंप्लीट पॉपुलेशन है, संपूर्ण जनसंख्या अथवा उसके न्याय दर से होता है। अब देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान के विभिन्न पद। ठीक है, वर्णनात्मक अनुसंधान के विभिन्न पद क्या क्या पद हैं। तो अनुसंधान समस्या का कथन, सबसे पहले अनुसंधान समस्या का कथन। दूसरा है यह निश्चित करना कि समस्या में सर्वेक्षण अनुसंधान के उपयुक्त। देखिए अनुसंधान समस्या का कथन, यानी कि अनुसंधान का जो समस्या है, जो शोध कर रहे हैं, जिस समस्या पे, किस विषय पे, क्या इसका टॉपिक है, क्या इसका कथन है, ये सभी अनुसंधान के, वर्णनात्मक अनुसंधान के पद हैं, महत्वपूर्ण पद हैं। यह निश्चित करना कि समस्या सर्वेक्षण, जो समस्या है उसका सर्वेक्षण करना, जो प्रॉब्लम है उसका सर्वे करना अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। क्या है, उपयुक्त है। अब देखिए उचित प्रकार की सर्वेक्षण विधि का चुनाव करना, यानी कि हमें उचित प्रकार की सर्वेक्षण विधि का चुनाव करना है। जो हमें सर्वेक्षण करेंगे, जो सर्वे करेंगे, हमें उचित मेथड अपनाना है, यानी कि
उचित प्रकार की विधि अपनानी है। अब देखिए सर्वेक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करना, जो सर्वे कर रहे हैं हम उसका भी एक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए। अब देखिए इस तथ्य का निश्चय करना कि आंकड़े प्राप्त करने के उपकरण उपलब्ध है। देखिए आंकड़े प्राप्त करने के उपकरण उपलब्ध हैं या आंकड़े प्राप्त करने के उपकरण समस्या पर तैयार हो सकते हैं। यह उपकरण ना तो है और ना तैयार किए जा सकते हैं। यह उपकरण ना तो है और ना ही तैयार किए जा सकते हैं। प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्वानुमान। गाइस मेरा पेन सही से नहीं चल रहा, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम आ गई इस पेन में भी। प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्वानुमान लगाना, जो सर्वेक्षण किया गया है सफल हो गया है उसका पूर्वानुमान लगाना। और प्रतिनिधि कार्य न्याय दर्श के प्राप्त होने का निश्चय, यानी कि जो प्रतिनिधि कार्य है न्याय दर्श के प्राप्त होने का निश्चय। अब देखिए अनुसंधान के लिए न्याय दर्श का चुनाव करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अनुसंधान के लिए न्याय दर्श का चुनाव करना, सर्वेक्षण के उस पक्ष का निश्चय जिसके लिए प्रतिनिधि कार्य न्याय दर्श प्राप्त किया जा सकता है। सर्वेक्षण की सफलता अंतिम पूर्वानुमान, यानी कि सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम पूर्वानुमान लगाना, सर्वेक्षण उस पक्ष का निश्चय जिसके लिए प्रतिनिधि कार्य न्याय दर्श प्राप्त किया जा सकता है। और अनुसंधान के लिए न्याय दर्श का चुनाव करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आंकड़े प्राप्त करने का अभिकल्प, आपके पास आंकड़े प्राप्त करने के क्या क्या सोर्स हैं वो सारा कुछ इसमें देखा जाता है। आंकड़ों का संग्रह करना, यानी कि आंकड़ों को कलेक्ट करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना। क्या है? आंकड़ों का विश्लेषण करना, उसके बाद प्रतिवेदन तैयार करना। आंकड़ों का विश्लेषण करके ही प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। गाइस देखिए यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, अति महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है ये। यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। किसके बाद कौन सा आता है? सबसे पहले समस्या देखी जाती है, ठीक है। सबसे पहले जब कभी हम शोध करते हैं सबसे पहले समस्या देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद यानी कि कहने का मतलब टॉपिक, विषय, समस्या देखी जाती है, समस्या का चुनाव किया जाता है जिस पे हमें शोध करना होता है। फिर उसके बाद समस्या का सर्वेक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद विधि, जो समस्या है उस उचित प्रकार की विधि अपनानी पड़ती है सर्वेक्षण करने के लिए, ठीक है। सर्वेक्षण करने के लिए जब आप देखिए समस्या के बाद आप क्या करेंगे, जब आप समस्या का चुनाव करेंगे शोध के लिए, जब आप किसी टॉपिक का चुनाव करेंगे तो आप क्या करेंगे? सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण करने के लिए आप क्या करेंगे? उचित विधि का चुनाव करेंगे। उसके बाद जब सर्वेक्षण करेंगे तो सर्वेक्षण के आप क्या करेंगे? सर्वेक्षण के लिए उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। इस सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है वो निर्धारित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? आंकड़े प्राप्त करने के लिए उपकरण को तैयार करेंगे, ठीक है। उपकरण को तैयार करेंगे कि ये आपके पास क्या क्या उपकरण है या नहीं है। उसके बाद देखिए प्रस्तावित सर्वेक्षण की सफलता का पूर्वानुमान करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे। जो सर्वेक्षण आप कर रहे हैं, जो प्रस्तावित किया है सर्वेक्षण करने के लिए, उसकी सफलता का पूर्वानुमान लगाएंगे कि यह सर्वेक्षण आपसे अच्छे से होगा कि नहीं होगा। उसके बाद प्रतिनिधि कार्य न्याय दर्श के प्राप्त होने का निश्चय करेंगे कि आपको किस तरह इस सर्वेक्षण से कोई रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अनुसंधान के लिए न्याय दर्श का चुनाव करेंगे। सर्वेक्षण पक्ष निश्चय जिसके लिए प्रतिनिधि कार्य यानी कि न्याय दर्श प्राप्त किया जा सकता है। सर्वेक्षण की सफलता का अंतिम परिणाम क्या होगा, और उसके बाद डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा प्राप्त करने का अभिकल्प करेंगे, यानी कि जो आंकड़े हैं उनको प्राप्त करने के लिए आपके पास किस तरह का हाइपोथेसिस है, क्या आपकी प्लानिंग है, वो सारा कुछ देखा जाएगा। उसके बाद डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद विश्लेषण किया जाएगा, उसके बाद प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको सीरियल वाइज सारा कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए वर्णनात्मक अनुसंधान के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान होता है, अंतर संबंधों का अध्ययन होता है। कहने का मतलब यह है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है, इसको अंतर संबंधों का अध्ययन यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे हम इसको, यानी कि इंटर रिलेशनशिप स्टडी भी कह सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप स्टडी भी कह सकते हैं, लेकिन इसको क्रियात्मक अनुसंधान कहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, अंतर संबंधों का अध्ययन।
और विकासात्मक अध्ययन यानी कि आपका विकास कितना हो रहा है, विकासात्मक अध्ययन भी कहा जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान। गाइस क्लास कंप्लीट होने वाला है, बस एक पॉइंट हमारा बचा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है यूजीसी नेट एग्जाम पेपर 1 में डिटेल में डीप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए हर टॉपिक पे माय पेपर 1 सीरीज में डीपली सारा कुछ लाया जा रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, डीप से क्वेश्चन, यदि आप ऊपर पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स को ऊपर पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर नहीं हो पाएगा। आपके 50 में से मुश्किल 15 क्वेश्चन भी सही से नहीं जा पाएंगे। यदि आप डिटेल में डीप में सारा कुछ पढ़ेंगे पेपर 1 में तो डेफिनेटली आपका देखिए 30 प्लस क्वेश्चन सही होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब कभी भी आप पेपर 1 के लिए पढ़ते हैं तो डीप में पढ़े, हर टॉपिक को डीप में पढ़े और खासकर उन टॉपिक्स को पढ़िए जिनसे बहुत बार मतलब 5 साल के 3 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखिए और वहां से उन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है उन टॉपिक्स पर अपनी अच्छी कमांड्स बना लीजिए। ठीक है, हर बार उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन वो बात अलग है कि अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका पैटर्न हर बार चेंज होता रहता है। लेकिन यदि आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया, कहानी आपको मालूम है, पूरी हिस्टोरी आपको मालूम है कि वर्णनात्मक अनुसंधान किसे कहा जाता है, ऐतिहासिक अनुसंधान किसे कहा जाता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान किसे कहा जाता है, क्या इसमें पद हैं, क्या इसकी उपयोगिता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो देखिए क्वेश्चन किसी भी पैटर्न में किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर दे पाएंगे और अच्छे से डील कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए डीप में डिटेल में सारा कुछ पढ़िएगा, अभी आपके पास समय है। तो अब देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या होता है। प्रयोगात्मक अनुसंधान, तो देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान एक उन्नत विधि है। क्या है? एक उन्नत विधि है और जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी सूक्ष्म समस्या का सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई भी सूक्ष्म समस्या है, उस सूक्ष्म समस्या का हम क्या करते हैं, सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत करते हैं। प्रयोगात्मक विधि का जो अर्थ है वो क्या है, सबसे बड़ा सवाल। प्रयोगात्मक विधि का अर्थ क्या है? तो उपयोगिता की दृष्टि से, यानी कि उपयोग करने की दृष्टि से अत्यंत व्यवहारिक है। क्या है? अत्यंत व्यवहारिक है। प्रयोगात्मक अनुसंधान क्या है? उपयोगिता की दृष्टि से अत्यंत व्यवहारिक है, क्योंकि इसमें अध्ययन नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो अध्ययन किया जाता है नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। यहां पर जो स्टडी किया जाता है पूर्ण नियंत्रण होकर ही आप स्टडी कर पाते हैं प्रयोगात्मक अनुसंधान में। यानी यदि आपने नियंत्रित होकर यहां पर प्रयोगात्मक अनुसंधान का उपयोग नियंत्रित होकर नहीं किया तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ भी हो सकता है, वो आगे मैं बताता हूं। देखिए इस दृष्टिकोण से वेब्रिज प्रयोग को परिभाषित करते हुए, देखिए वेब्रिज प्रयोग को परिभाषित करते हुए प्रयोग में बहुधा किसी घटना को ज्ञात दशाओं में कराया कहते जाता है। यानी कि कराया जाता है, कहने का मतलब यह है कि कराया जाता है। ब्रहा प्रभाव यानी कि भार के जो प्रभाव है यथासंभव दूर करते हुए निरीक्षण किया जाता है, जिससे प्रपंच के संबंध को भली प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है तो वेब्रिज इस दृष्टिकोण को वेब्रिज ने परिभाषित करते हुए प्रयोग में बहुत सारी जो घटना घटित होती है ज्ञात दशाओं में, जो आपको ज्ञात होता है उसको क्या कहा जाता है, ब्रहा प्रभाव को यथासंभव दूर करते हुए निरीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? निरीक्षण किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो प्रपंच होते हैं जो संबंध को भली प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रयोगात्मक अनुसंधान में दो तत्वों को शामिल किया जाता है, उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, दो तत्वों की व्याख्या की जाती है वैज्ञानिक आधार पर। प्रयोगात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिक आधार पर दो तत्वों की व्याख्या की जाती है।
ठीक है, दो तत्वों का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार की व्याख्या की जाती है, जिसमें कोई घटना घटित हो सके, जिसमें कोई घटना घटित हो सके। ठीक है गाइस, देखिए ये परिभाषा थी किसकी, वेबरिज के अनुसार, जो कि अब मैं जानता हूं आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, वेबरिज के प्रयोग जो परिभाषा दी है आई नो आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसमें कहा गया कि जो बाहरी प्रभाव है यथासंभव उसको दूर किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। वेबरिज के जो परिभाषा दी है वेबरिज ने, उसमें प्रयोगात्मक अनुसंधान में उसमें क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। बस इतना याद रखिएगा कि इसमें निरीक्षण किया जाता है। अब देखिए चैंपियन के अनुसार नियंत्रित दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग है। आपने कंट्रोल होकर, नियंत्रित होकर आपने शोध किया, आपने निरीक्षण किया, तो वो क्या है, प्रयोगात्मक अनुसंधान है। निरीक्षण करके आपने शोध किया तो क्या हो गया, प्रयोगात्मक शोध हो गया। इनके अनुसार प्रयोग में नियंत्रण आवश्यक है। चैंपियन के अनुसार प्रयोग में नियंत्रण आवश्यक है। नियंत्रण कभी अध्ययन के मामलों को केस द्वारा तथा कभी चल राशियों के घटाने अथवा बढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि नियंत्रण कभी अध्ययन के मामलों द्वारा तथा कभी चल राशियों की घटाने तथा अथवा बढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। इतना समझ आया ना आपको। प्रयोगात्मक अनुसंधान जो इसकी रियल परिभाषा है वो ये है कि दो तत्वों के व्यवहार की व्याख्या की जाती है वैज्ञानिक आधार पर। ठीक है, ये प्रयोगात्मक शोध है। अब देखिए प्रयोगात्मक विधि के मुख्य लक्षण। तो ये क्या है, एक चर है। क्या है, एक चर है जिसे क्या कहा जाता है, सिंगल वेरिएबल कहा जाता है। प्रयोगात्मक विधि की मुख्य जो लक्षण है वो क्या है, यह विधि एक क्या है, सिंगल वेरिएबल, एक चर है जिसे सिंगल वेरिएबल की धारणा पर आधारित है। क्या है, यह विधि एक चर है, सिंगल वेरिएबल की धारणा पर आधारित है। जहां भी चरों पर नियंत्रण संभव है इस विधि को सफलतापूर्वक प्रयोगों में ला सकते हैं। यह सभी विज्ञानों में प्रयुक्त की जाती है। कहने का मतलब यहां भी चरों पर नियंत्रण संभव है, इस विधि को सफलतापूर्वक प्रयोग में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। यह सभी विज्ञानों में प्रयुक्त की जाती है। अब देखिए मानव परिस्थितियों में सभी संबंधित चरों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। मानव परिस्थितियों में सभी चरों पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रयोगात्मक विधि में होता है कि सभी परिस्थितियों में सभी चरों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, और इस कारण क्या होता है, सभी समस्याओं का प्रयोगात्मक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस कारण सभी समस्याओं का प्रयोगात्मक अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, मूलभूत तथा प्रयोगात्मक अथवा क्रियात्मक अनुसंधान सभी में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मूलभूत तथा प्रयोगात्मक और क्रियात्मक अनुसंधान सभी में प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब है प्रयोगात्मक विधि आणविक है। क्या है, प्रयोगात्मक विधि क्या है, आणविक है, क्योंकि व्यवहार के आणविक तत्वों का अध्ययन इसमें होता है। प्रयोगात्मक विधि आणविक है क्योंकि व्यवहार के आणविक तत्वों का अध्ययन क्या होता है, इसमें होता है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि क्या है, आणविक है। क्या है, आणविक है, और इसमें क्या होता है, व्यवहार के आणविक तत्वों का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब देखिए प्रयोगात्मक विधि के विभिन्न पद। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के विभिन्न पद। तो देखिए प्रयोगात्मक विधि के विभिन्न पद क्या क्या हैं। सबसे पहले समस्याओं से संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण किया जाता है। जो मैंने आगे बताया है ना आपको डिस्क्रिप्टिव में, ऐसी प्रयोगात्मक विधि में होता है, जो समस्या होती है समस्या से संबंधित सर्वेक्षण यहां पर किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए समस्या का चयन एवं परिभाषीकरण। समस्या का चयन एवं परिभाषीकरण। ठीक है, तीसरा है परिकल्पना का निर्माण, विशिष्टि, पदावली तथा चरों की व्याख्या। परिकल्पना का निर्माण, विशिष्ट पदावली तथा चरों की व्याख्या। चौथा क्या है, प्रयोगात्मक योजना का निर्माण। क्या है, प्रयोगात्मक योजना का निर्माण, यानी कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या योजना है।
पांचवा है प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट करना, और छठवां है आंकड़ों का संकलन करना, सारणी यानी कि उनकी सारणी तैयार करना, इंडेक्स तैयार करना, प्राप्त निष्कर्ष का मापन करना, जो निष्कर्ष निकलता है उसका मापन करना, और प्राप्त निष्कर्ष का विश्लेषण करना, जो प्राप्त निष्कर्ष निकाला गया है उसका विश्लेषण करना। अब है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है, प्रयोगात्मक यहां पर कंप्लीट हो गया है। प्रयोगात्मक अनुसंधान पीडीएफ आपको मिल जाएगी, निश्चित रहिए पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास को तो पढ़ लीजिए पहले। ठीक है, इतना समझ आ गया ना आपको। प्राप्त निष्कर्ष का लास्ट में विश्लेषण किया जाता है। अब है क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। तो देखिए, कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक, कार्यात्मक, वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देश, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है, क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देश, सुधार और मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास है। क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो क्या करता है, वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास करता है। क्या करता है, सफल प्रयास करता है। अब देखिए अंतर्वस्तु विश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट है अंतर्वस्तु विश्लेषण। देखिए वेरिएशन के अनुसार यहां अनुसंधान की एक विधि है। क्या है, अनुसंधान की विधि है जिसके अंतर्गत क्या होता है, प्रत्यक्ष संचार की अंतर्वस्तु का वर्णन वस्तुनिष्ठ, नियोजित एवं संख्यात्मक रूप में करते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये क्या है, अंतर्वस्तु विश्लेषण क्या है, वेरिएशन के अनुसार यह अनुसंधान की एक विधि है जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष संचार यानी कि प्रत्यक्ष संचार और अंतर्वस्तु का वर्णन वस्तुनिष्ठ, नियोजित एवं संख्यात्मक रूप में करते हैं। इस क्रिया के द्वारा सामग्री के जटिल एवं अस्पष्ट स्वरूप को सुविधाजनक तथा बोधगम्य बनाते हैं। क्या करते हैं, बोधगम्य बनाते हैं। यह एक विधि है जिसके द्वारा सामूहिक संचार साधनों, टेलीविजन, रेडियो संचार, पत्र, व्याख्यान, प्रतिवेदन आदि की अंतर्वस्तु का विश्लेषण सुचारू रूप से किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये एक विधि है जिसके द्वारा सामूहिक संचार साधनों जैसे टेलीफोन हो गया, आपका रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गए, व्याख्यान, प्रतिवेदन आदि अंतर्वस्तु विश्लेषण सुचारू रूप से किया जाता है। इसका जो मूल्य उद्भव सामूहिक संचार हो गया, सामूहिक संचार के साधनों के विश्लेषण से ही हुआ है, किंतु इसका उपयोग प्राचीन काल से ही समालोचक, इतिहासकार आदि अपने क्षेत्र की सामग्री के विश्लेषण से करते हैं। कहने का मतलब यह है कि इसका जो मूल्य उद्भव सामूहिक संचार साधनों के विश्लेषण से ही हुआ है। ठीक है, विश्लेषण से ही हुआ है, सामूहिक संचार के साधनों के विश्लेषण से हुआ है, किंतु जो इसका उपयोग है वो प्राचीन काल से ही समालोचक, इतिहासकार आदि अपने क्षेत्र की सामग्री के विश्लेषण में करते रहे हैं, पहले से ही करते रहे हैं। अब इसका उपयोग क्या है, सबसे पहली बात तो इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में प्रचुरता से होने लगा है। सबसे पहली बात, व्यक्तिगत अभिलेखों का विश्लेषण, जो व्यक्तिगत अभिलेख हैं उनका विश्लेषण करना, असंचारित साक्षरता का विश्लेषण करना, जो असंचारित साक्षरता है उनका विश्लेषण करना, प्रक्षेपी परीक्षणों के उत्तरों का विश्लेषण करना, जो प्रक्षेपी परीक्षण है उन प्रक्षेपी परीक्षणों के उत्तरों का विश्लेषण करना, रोगियों के निदानात्मक अभिलेखों का विश्लेषण आदि। जो रोगियां हैं उन जिनको समस्या है उनके समस्या का समाधान निकालना, निदान करना और अभिलेखों का विश्लेषण करना। ठीक है, अब है नैदानिक विधि। नैदानिक विधि क्या होता है, आप सभी को मालूम है, मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड में पढ़ाया है, लेकिन यहां पर डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए नैदानिक विधि क्या होता है, तो यह अनुसंधान की एक अप्रयोगात्मक विधि है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है। क्या है, नॉन एक्सपेरिमेंटल है नैदानिक विधि। इसके अंतर्गत परिस्थिति के नियंत्रण अथवा परिवर्तन के लिए विशेष प्रयास
की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या होता है, विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस विधि का उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक संसार का वर्णन करना, किसी प्रकार व्यवहार के विभिन्न तत्वों, दशाओं एवं संबंधों पर प्रकाश डालना। अब देखिए, कहने का मतलब है कि जो नैदानिक विधि होती है यह क्या होती है, अप्रयोगात्मक होती है, यानी कि नॉन एक्सपेरिमेंटल होती है। विधि के अंतर्गत परिस्थिति के नियंत्रण अथवा परिवर्तन के लिए, जो परिवर्तन होता है उसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस विधि का उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक संसार का वर्णन करना। जो नैदानिक विधि है, इस विधि का जो उद्देश्य है क्या है, व्यवहारिक संसार का वर्णन करना, किसी व्यवहार के विभिन्न तत्वों, दशाओं, संबंधों पर प्रकाश डालना है। क्या है, प्रकाश डालना है। अब देखिए, अंतर अनुशासनात्मक विधि क्या है, तो अंतर अनुशासनात्मक विधि से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विषय की एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई है। क्या है, प्रत्येक विषय की एक पूर्ण और स्वतंत्र इकाई के रूप में अलग अलग ना लेकर अनेक विषय अनुशासन जिनका एक ही लक्ष्य है। क्या है, जिनका एक ही लक्ष्य है। तो अंतर अनुशासनात्मक विधि से तात्पर्य है कि प्रत्येक विषय की एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई के रूप में अलग अलग ना लेकर अनेक विषयों अनुशासन जिनका एक ही लक्ष्य है, उन्हें एक समूह में रखा जाए जिसमें छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो और एक समन्वित ज्ञान का विकास हो। तो ये आपको समझ आ गया ना, यानी उन्हें एक समूह में रखा जाए जिससे छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो और एक समन्वित ज्ञान का विकास हो, उनका यानी कि संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो, उनके ज्ञान का सर्वांगीण विकास हो। तो ये आपको समझ आ गया ना। सो गाइस, आपकी आज की क्लास यहीं तक। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। गाइस, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए।